देख, ये जो टॉपिक है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, मतलब हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिफाइन करनी है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब ये ऐसा कुछ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे डिनोट करता है, ऐसे कुछ साइन बना के। अब इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब F1 F2 कोई भी सीक्वेंस जिसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की? कि कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, कब होगा? जैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसको पॉइंट वाइज, जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ना, उसको सिर्फ ऐसे डिनोट कर सकते हैं एक एरो डाल के। वो किससे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा? एफ पे, मतलब इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कोई फंक्शन ही आएगा, ठीक है। वो कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या? मतलब ये तो ऐसे नोटेशन हो गया, कुछ अजीब सा लग रहा है। अब कैसे निकालेंगे? एक्चुअल होता है ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn। अगर हम निकालें ये, अगर इस fn जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान ले अगर हमें दिया हुआ है फंक्शन ऐसा दिया हुआ है x टू द पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। और ये क्या बनेगा? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इसकी क्या बनेगी? ये fn की x की पावर n की सीक्वेंस क्या बनेगी? ऐसा कुछ बनेगा। x की पहले n की पावर 1 डाली, फिर 2 डाली, फिर 3 डाली, ऐसे ऐसे ये बना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब हमें बताना क्या है कि ये जो fn है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो कब होगा? जब हम इस fn की लिमिट कोई निकालें और वो कुछ फंक्शन या फिर कुछ कांस्टेंट आए, तो कुछ भी उसकी लिमिट आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लिमिट आ ही नहीं रही है, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये सब आ रहा है ना इसकी लिमिट, तो उसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है मतलब कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। इतना समझ आया? अब अगर इसकी लिमिट f आ जाती है, कोई भी फंक्शन आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का, कोई भी फंक्शन आ जाता है। फंक्शन मतलब क्या? ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये हो गया कि जब हम fn की लिमिट निकालें तो कोई लिमिट आ जाए, अगर आ रही है लिमिट तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब ये पॉइंट वाइज मीन्स क्या? कि जैसे ये है fn इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसकी लिमिट, fn की लिमिट निकाला तो लिमिट आनी चाहिए। पर पॉइंट वाइज मीन्स क्या? कि कोई भी पॉइंट, ये x है ना, उसका कोई भी पॉइंट को ले ले। जैसे अगर ये यहाँ पे तो मैंने डिफाइन नहीं किया, पर डिफाइन करेंगे तभी ये होगा। जैसे x बिलोंग्स टू कोई सेट मान ले, 0 to 1 मान ले, ठीक है। मतलब ये x कहाँ पे डिफाइन है? x कहाँ से आ रहा है? x जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 0 to 1, और x ऐसा भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r हो सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये होना ज़रूरी है क्वेश्चन कि x आ कहाँ से रहा है। तो मैंने डिफाइन किया कि x 0 to 1 आ रहा है, इस एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मीन्स हर एक पॉइंट 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें लिमिट मिलनी चाहिए, तो ही वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा। ये समझ आया? मैंने जितना समझाया क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए, कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसकी हर पॉइंट पे अगर हमें लिमिट मिल रही है, ये जो लिमिट है ना वो मिल रही है, नॉट डिफाइन नहीं आ रहा है, तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, ये बहुत हर क्वेश्चन में तुझे काम आएगा। कि मान ले n टेंड्स टू इन्फिनिटी r n, किसी भी चीज़ की पावर, ये जरूरी नहीं है, मान ली ये बॉक्स में बनाती हूँ इसकी पावर n, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर n, ठीक है। बॉक्स जो है हमारा r है, ठीक है। यहाँ पे अगर r मॉड r मतलब पॉजिटिव वैल्यू हुई, r की पॉजिटिव वैल्यू हुई, अगर लेस देन 1 है, ये चीज़ है इफ़, तो जो इसकी लिमिट होगी ना वो आएगी इक्वल टू 0। समझ आया? अगर r लेस देन 1 है तो इसकी लिमिट क्या आएगी? 0। और वहीं अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इसकी लिमिट आएगी इन्फिनिटी। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये और एक ये वाला, ठीक है। ये आगे बहुत काम आएगा। इसी एग्जांपल का मैं अच्छे से समझा देती हूँ तो तेरे को समझ आएगा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालना कैसे। मान ले हमें क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, या फिर ऐसे समझ ले f(x), एन मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में लिख देती हूँ इक्वल्स टू x की पावर n। अब ये देख, जब हम पहले फंक्शन सिर्फ करते थे ना तो क्या आता था? f(x) इक्वल टू समथिंग आता था, इस x की पावर n, तो ये फंक्शन हो गया। पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब इसमें देख n भी आ रहा है, सिर्फ हाँ ये एक ही वेरिएबल आता था, या फिर 2, ऐसा समझ x स्क्वायर प्लस 3 ऐसा करके आता था फंक्शन में। पर यहाँ पे n भी आ रहा है, ये x भी डिपेंड कर रहा है, n भी, मतलब 2 वैल्यू हमें डालनी है, n भी चाहिए और x भी चाहिए, ठीक है। तो अभी देख, अब हमें हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस चेक करना है। तो पहले मान लीजिए ये x डिफाइन है 0 to 1 के बीच में, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो किस पे डिफाइन है? 0 to 1। यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लिया था, पर एग्जाम्पल के लिए क्लोज इंटरवल ले रही हूँ, मतलब 0 भी है और 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब देख, अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 0, पहले मैं फॉर x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, तो हम इस पर चेक करते हैं fn x। अब देख, जब इस पर fn 0, x की जगह 0 डालते हैं इस चीज़ में, तो x की जगह 0 डालेंगे तो 0 की पावर n, तो क्या आएगा? 0। मतलब जब भी n कुछ भी हो, और अगर हमारा x 0 है तो देखिए कैसा होगा? x 0 है मतलब ऐसा कुछ बनेगा, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसा बनेगा, ये चीज़ जो है, ठीक। तो मतलब x 0 पे तो 0 आ रहा है। अब x इक्वल टू 1 पे देखते हैं fn 1 की पावर n। अब देख कैसे बनेगा? हमेशा 1 की पावर कितनी भी ले ले, क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा,
तो इसकी जो हो गया वो 1 हो गया। अब देख, अब इसकी भी लिमिट निकालते हैं। अगर इन्फिनिटी एफ एन 0 तो क्या हमेशा 0 आएगी। सेम इसका एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन 1। देख अच्छे से करके बता देती हूँ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन 1 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अब इसकी कोई एन तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 पे ही आई, 1 पे ही आई, ये समझ आया। इस एग्जाम्पल के लिए देख, हर पॉइंट पे चेक करना है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हर पॉइंट पे। तो 0 पे चेक कर लिया, 1 पे कर लिया, उसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। कुछ तो आ रहा है ना, कोई फंक्शन आ रहा है, नॉट डिफाइन नहीं हो रहा ना, इसका मतलब इसकी लिमिट मिल रही है। मतलब 0 पे x इक्वल टू 0 पे, ऐसे तो लाइन देखेगा ना नोट्स में, तो उसमें भी लिखा है फॉर x इक्वल टू 0 एफ एन 0 इज कन्वर्जेंस, ऐसा कुछ करके लिखा होगा। ऐसे ही सेम x इक्वल टू 1 के लिए भी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ठीक। अब देख, 0 पे चेक कर ली, 1 पे चेक कर लिया। अब हमें देखना है 0 और 1 के बीच में क्या हो रहा है इस फंक्शन पे, मतलब जब x हमारा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तब हमें चेक करना है। तो एफ एन एक्स क्या होगा, x की पावर n, ठीक ठीक। अब हमें x की वैल्यू दी नहीं है, तो देख यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई थी, तो हमने डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू मिल गई। सेम 1 के लिए भी हमें ऐसे वैल्यू मिल गई थी, पर अभी हमारा एफ एन एक्स तो दिया नहीं है, जैसे हमने सोचा है कि 0 और 1 के बीच में। अब इसको लिमिट चेक करते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n, ठीक। अब देख यहाँ पे ये जो x है वो 0 और 1 के बीच में, ठीक। और यहाँ पे एक रूल बताया था, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या था, अगर r की पावर n हम रखते हैं और उसमें मॉड r लेस देन 1 होता है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे देख, x की पावर n और x क्या है, 0 और 1 के बीच, मतलब 1 से छोटा है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ये समझ आया, समझ आया। ये फॉर्मूला बहुत बहुत काम का, ये लिख लेना। जब भी x हमारा 1 से छोटा मिले, कुछ भी छोटा, मतलब किसी की भी पावर n है और ये जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमेशा 0 आएगी, और अगर 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी आएगी। तो अब देख, अब इंटरवल क्या था, 0 to 1, 0 पे भी हमें लिमिट मिल रही है, 1 पे भी मिल रही है, और जब 0 और 1 के बीच में तब भी मिल रही है। मतलब ये क्या है, एक पॉइंट वाइज लास्ट में लाइन लिखनी है, हैंस इट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। अब देख समझते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। देख पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस समझा, उसका मतलब क्या था कि x जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें जो x है, उसमें कोई भी x डालो, हर x पे हमें लिमिट मिलनी चाहिए। जैसे था ना, x इक्वल टू 0 पे 0 मिली, 1 पे 1 मिली, फिर बाकी 0 to 1 जो भी इंटरवल था उसमें 0 मिली, मतलब हर पॉइंट पे मिल रही है। पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मतलब कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, और जो लिमिट आएगी, जैसे x इक्वल टू 0, 1 और ये था ना, वो सारी सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 0 पे 0 आ रही है, 1 पे 1 आ रही है, और फिर इन पॉइंट्स पे 0 आ रही है, अलग अलग आ रही है ना, इधर 0 इधर 1 है। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, जो ये लिमिट आ रही है ना, इसकी जो लिमिट आ रही है ना, ये जो f जो यहाँ पे बन रहा है वो सेम होना चाहिए। ये समझ कि कोई भी x डाल, उसकी लिमिट एक ही आनी चाहिए। समझ आया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब समझ आया कि जो एफ एन है वो कन्वर्ज हो कोई एक पॉइंट पे, ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ, कोई एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो। और मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, इसमें लिखा है कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये रट लेना, किसी को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट n ग्रेटर देन n। इस n, ये जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एक छोटा n है जो इस n से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। जहाँ पे x बिलोंग्स टू ई क्या है, जैसे वो सेट मैंने यहाँ पे दिया था ना 0 to 1, ये क्या है हमारा e है, कोई इंटरवल जो दिया होगा ना क्वेश्चन में वो होता है। तो देख सार तो ये समझा दिया मैंने कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मीन्स क्या, कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो जितने भी अगर कोई भी x हम डालते हैं तो हर एक x के लिए जो लिमिट आएगी वो सेम ही होनी चाहिए, हर एक x के लिए, ठीक। तो वो तो मीनिंग हुआ, पर अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखे तो ऐसा होगा कि हर एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए एग्जिस्ट करेगा एक n जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, सच डैट एक छोटा n जो कि बड़ा है इस n से, वो इम्प्लाई करेगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन है, ठीक है। मेन कंडीशन ये है, ये तो इसकी वो छोटी क्या बोलते हैं पॉइंट्स है जो है ना n और ये वाला, पर मेन क्या है कि देखिए तो हमारा एफ एन एक्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये माइनस एफ एक्स, ये किससे लेस देन होना चाहिए, एक एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। तो ये क्या कहला देंगे, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब देख मेन, अब मैं तुझे एकदम शॉर्ट में समझाती तो तेरे को समझ आएगा। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक। अभी देख ये जो ये यहाँ पे एफ एन है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एफ एन एक्स, और ये जो एफ है
वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये इसकी लिमिट दी हुई है। तो ऐसे तो याद रख सकता है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया और ये लिमिट हो गई, वो लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहला देगा। देख मैं तेरा ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देती हूँ कि जब हम बताते हैं ना कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, कोई भी फंक्शन की लिमिट आई है जैसे एफ आई है, तो उस चीज़ को अगर दर्शाना है ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। जो एप्सिलॉन मीन्स क्या है, एप्सिलॉन मीन्स कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी वैल्यू को एप्सिलॉन बोलते हैं, मतलब 0.0000001, जहाँ मतलब बहुत छोटी वैल्यू, इससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है देयर एग्जिस्ट कोई n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सच डेट का साइन ये होता है, एक छोटा n बिलोंग करेगा जो इस n से बड़ा है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये लिमिट को दर्शाते हैं तो ऐसा बोलते हैं। तो जैसे अगर हमने बोला ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, तो उसमें भी ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ये जो चीज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मीन्स क्या, हम यही बता रहे हैं कि एफ एन कन्वर्ज करता है एफ पे, मतलब इसकी लिमिट ये आ रही है, तो ये जो चीज़ है ना इसके लिए भी अप्लाई करती है। बस ये ध्यान रखना इसमें लेस देन एप्सिलॉन है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो जब डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने नोट्स में है ना, वो उसमें ये भी लिखी हुई है, ये वाली लिखी है ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। पर दूसरी डेफिनेशन ये भी है उसकी, उसमें बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। और बाकी मैंने जो मेन पॉइंट है वो तो समझा दिया कि इसकी लिमिट अलग अलग आ सकती है पॉइंट वाइज में, बस डिपेंड ये करता है, मतलब मैटर ये करता है कि हर पॉइंट पे लिमिट आनी चाहिए, तो वो पॉइंट वाइज है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में वो जो लिमिट आ रही है वो सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पे। ये जो दोनों चीज़ में डिफरेंस समझ आया, ठीक है, एकदम सेम है सर, ये समझ आया। अब देख, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो पॉइंट वाइज तो हो गई, हर पॉइंट पे लिमिट तो मिल ही रही है ना, सेम मिल रही है, तो पॉइंट वाइज तो हो गई। पर पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म हो ये ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के, और कुछ तो खुद से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें से एक ना एक तो आएगा। इस तरह 6 एग्जाम्पल कराया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के, उसमें से एक ना एक तो पक्का आएगा, ठीक। तो देख मैं ये वाला एग्जाम्पल करा रही हूँ जिसमें एक्स कहाँ से बिलोंग करे, ई से, 0 to 1, एक्स होना चाहिए हमारा 0 to 1 के बीच में, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। अब इसको हमें प्रूव करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो हम पहले ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना 0 और 1, उस पर चेक करेंगे। फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 पुट कर दो इसमें, एफ एन 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 आ गया। एफ एन 0 पे 1 आई, इसकी लिमिट क्या हो गई, एफ एन 0 की 1 हुई, ठीक। ऐसे ही अब हम निकालेंगे फॉर एक्स इक्वल टू 1। अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं तेरे को डायरेक्ट बता रही हूँ। 1 पे 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 0 आई, 1 पे 0 आई, 0 पे 1 आई, ठीक है। अब देख, अगर तुझे ऐसे समझ में नहीं आता 0 पे हो गया 1 पे हो गया, अब किसके बीच में चेक करना है, जब एक्स 0 और 1 के बीच में हो। तो अगर तुझे वैसे ना समझ आए ना तो रैंडम कोई पॉइंट ले ले, जैसे 0 1 के बीच में 1/2 ले सकती हूँ, 1/3 ले सकती हूँ, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पे हाफ लिया है ना, एक्स इक्वल टू हाफ, तो ये डाला है यहाँ पे हाफ स्क्वायर की पावर n, ठीक है। तो देख क्या हुआ, 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 की पावर n है। अब देख 3/4 की पावर n आई, इसकी पावर n, ठीक, तो समझ आया। अब देख कोई भी नंबर जैसे 3 है, वो 4 से छोटा है, डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा है न्यूमरेटर वाले नंबर से, तो जब भी तो डिवाइड करने जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 करेगा तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा 0 से छोटी वैल्यू आएगी, 0 से छोटी नहीं मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो कोई भी नंबर ले, 4/5 ले, 6/7 ले, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है इस न्यूमरेटर से तो हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो अब ये बता, जैसे ये था एफ एन हाफ क्या आया, अगर हम एक्स लेते हैं हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ लेते हैं तो क्या वैल्यू आई, ऐसा कुछ आया 3/4 की पावर में n, है ना, ठीक। और ये किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये पूरा नहीं, 3/4 1 से छोटा है, मतलब एक फॉर्मूला बताया था, अगर r छोटा है, r n हम निकाल रहे हैं और r छोटा है तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। ये देख फॉर्मूला मैंने बताया, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट एफ एन 1/2 एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट आई 0, ठीक। ये समझ आ। अब देख 0 पे 1 आ रही है, 1 पे 0 आ रही है और हाफ पे 0 आ रही है, ठीक है। और अगर पूरा इन जनरल निकालना है, मतलब अभी तो तूने एक पॉइंट पे निकाला, तो हमें निकालना किसके बीच में था, अभी हमने क्या किया 0 पे 1 पे और हाफ एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, किसमें से 0 और 1 के बीच में से। पर अगर तुझे पता करना है कि 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 1 मैंने एक्स के साथ 0 की एंड इसकी वैल्यू क्या हो रही है जब हमारा x 0 और 1 के बीच में, तो ये अगर हमें निकालना है ना तो एक तरीका तो ये भी है,
कि अगर एक्स हमारा 0 to 1 है तो अगर इसकी स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो भी 0 to 1 आया। अब हम ये बनाएंगे, ये चीज़ बनाएंगे, हम देखेंगे देख ये जो बॉक्स है उसकी पावर n, अगर हमें ये पता चल जाए ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट बता सकते हैं कि लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ की हमें पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इसकी लिमिट मतलब इसका जो इंटरवल है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक्स स्क्वायर है, अब देखो ये बनाना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तक तो पहुँच गए, अब हमें धीरे धीरे ये बनाना है। तो अब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये साइन उल्टा हो जाता है, ये जो साइन है ना ये उल्टा हो जाता है। जैसे ये हुआ ग्रेटर देन -1 और ग्रेटर देन 0, तो ये ऐसा कुछ हुआ। ठीक, ये याद रखना, जब भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना -1 से, तो ये जो साइन है ये उल्टे हो जाएंगे और ये सब तरफ से -1 से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, इंटू -1 ठीक, ये चीज़ हुई, ये याद रखना। एक तो कब साइन चेंज होता है, ये लेस देन अगर लेस देन दिया हुआ है तो ग्रेटर देन कब होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रेसिप्रोकल अगर कर रहे हैं हम, अगर x दिया हुआ है, x लेस देन 1 दिया है, अगर 1/x कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन ऐसा हो जाएगा 1/, ठीक। यहाँ पे मान ले -1 है, -2 है, तो ये हो जाएगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा, ऐसा साइन चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2, ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक अब +1 करना है, तब सब तरफ +1 कर देंगे, -x स्क्वायर बना, यहाँ पे +1 करेंगे तो 0, यहाँ पे +1 करेंगे तो 1, तो ये क्या हो रहा है -1 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा है, 0 से तो बड़ा है और इससे छोटा है, इस तरफ साइन है मतलब ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ छोटी है, तो 1 से छोटा है। तो इतना समझ आया कि 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 से छोटा, तो ये वैल्यू किससे छोटी हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किससे छोटी हो गई 1 से, मतलब इसकी अगर हम लिमिट निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, इस रूल के मुताबिक आया, तो इसकी लिमिट आई 0। तो अब समझ आ गया, देख x 0 पे 1 आ रही है, 0 पे 1 आ रही है, 1 पे 1 क्या, और x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे नोट्स में, 1 पे 0 आ रही है और 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है 0, ठीक। तो सब पॉइंट्स पे लिमिट मिल रही है हमें, तो ये क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, देख लिखा है FN कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन E, और इट्स पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब क्या है, ऐसे हमें लिखना होता है x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे 1 है और x 0 और 1 के बीच में हमेशा 0 है, तो ये जो हम जो बना के लिखते हैं ना ऐसा, उसको बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट या लिमिट फंक्शन, इसको लिमिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये लास्ट में बना के लिखना पड़ेगा। हमने जितने एग्जांपल पढ़े ना वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहे थे। अब ये जो वाला एग्जांपल है ना 1 + x स्क्वायर की पावर n, तो पहले वाला जो था उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n था, इसमें क्या है 1 + x स्क्वायर की पावर n, ये वाला डाइवर्जेंट होगा। अब वो भी समझा देती हूँ कैसे। देखिए 0 पे निकाली तो 1 आई, x इक्वल टू 1 पे निकाली तो देख 1 पे निकाली तो देखिए इस पे डाला, x की जगह 1 डाला तो 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2 की पावर n। अब ये देख यहाँ पे जैसे वो था ना r की पावर n, तो r कहाँ, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसकी लिमिट जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताई थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी r है, क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक। देख लिखी हुई है r अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी, इसलिए इन्फिनिटी लिखा है। तो 1 पे क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई लिमिट, मैंने क्या कहा था पॉइंट वाइज लिमिट के लिए हर एक पॉइंट पे लिमिट मिलनी चाहिए, और यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रही है। इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट रियल नंबर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ डाइवर्जेंट। मतलब अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है ना तो हम बोलते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो 1 पे डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसकी कोई पॉइंट वाइज लिमिट है ही नहीं, ठीक। समझ आया, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। और सिर्फ इस पे ही नहीं कि 1 पे ही, हाफ ले 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर ले वो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। जैसे यहाँ पर है ना 5/4 आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो 5 है वो 4 से बड़ा है, जब 5 को डिवाइड करेंगे ना 4 से तो 1 जा जाएगा, फिर पॉइंट करके लिखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा है हमेशा, ठीक। ये जो है वो 1 से बड़ा है तो इसकी जो लिमिट लेंगे वो इन्फिनिटी आएगी, तो ये भी डाइवर्ज कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे 0 के अलावा हर पॉइंट पे ये डाइवर्ज है। और अभी जो मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ना ये, उसमें ये वाला एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है इस वाले से, इसके जैसा ही। देखिए यहाँ पे तुझे क्या दिक्कत आएगी जब तू लिमिट लेगा ना, लिमिट करके n टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर n। अब ये जो लिमिट का है इसमें 2 रूल्स हैं, 2 फार्मूलाज है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx gx ऐसा करके दिया हुआ है, तो ये ऐसा हो सकता है लिमिट fx इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gx, एक तो ये और एक डिवीजन वाला fx अपॉन gx है, अगर लिमिट ऐसा करके लिखा है तो ये ऐसा हो सकता है लिमिट fx अपॉन लिमिट gx। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़,
तीसरी, अगर 0/0 बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। मतलब अगर मैंने मान ली ये लिमिट सॉल्व की तो हमारा इन्फिनिटी बना, फिर ये लिमिट की तुम डाल रही हो तो इन्फिनिटी बन रहा है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एफ डेस एक्स निकालेंगे, जी डेस एक्स निकालेंगे, फिर उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ बन जाए तो। ये 3 चीज़ अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक। ये हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हिंट दे रही हूँ मैं। फर्स्ट हिंट इसमें यूज़ होगा ये वाला कि लिमिट तो ऊपर भी लगा नीचे भी लगा, इसे सेपरेट कर दें, ठीक। फिर अब देख, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो देख लिमिट किस पे है, n पे है, x पे तो नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। मतलब अगर ये x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 के बीच में, तो ये कोई वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट जैसे बिहेव कर रहा है, कोई वैल्यू है, तो इस पर तो लिमिट है ही नहीं ना। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, तो इसकी पूरी की लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। तो ये ऐसा कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, इन टू 1 ऐसा करके आएगा लिमिट, ठीक। तो ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एफ एक्स, तो फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर आ जाता है, इन्फिनिटी एफ एक्स। ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं कॉपी में पोस्ट करके, ठीक। तो फर्स्ट हिंट में ये हिंट दे दिया मैंने, ये क्या हुआ इसका। और इसके लिए अभी तुझे 1 + x स्क्वायर को देखना है कि ये लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, तभी तो तू ये सॉल्व कर पाएगा, ठीक। जो ये जो फॉर्मूला थे ना उसके लिए, ये कैसे करना है, ये सेम ऐसे करना है जैसे हमने पिछले ये वाले क्वेश्चन में बनाया ना, हमने पता किया कि x अगर हम 0 to 1 है तो 1 - x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा। सेम इसी तरीके से इसका भी बनाना, ठीक। फिर सॉल्व करना, बाकी तो और कुछ नहीं है। और ये वाला मैंने समझा ही दिया। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन के लिए भी हिंट दे देती हूँ कि e की पावर 0 तो 1 होता है, पर e की पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि 1/∞ 0 होता है, क्योंकि इसमें तुझे काम आएगा, n पे लिमिट होगी ना, जब लिमिट लगाने जाएगा तो जैसे ये x है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n ऐसा दिया हुआ है, तो x तो एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब n कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1/∞, n की वैल्यू क्या डाल दी, इन्फिनिटी, तो 1/∞ होता है 0, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0। तो ऐसे तुझे ये काम आएगा। 2 चीज़ बता दी, इसका ये बता दिया। अब देख एक और चीज़ बता देती हूँ, इन्फिनिटी, कोई भी इन्फिनिटी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर, x भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी इंटू 1 करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इंटू 1000 करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये सारे हिंट है इसके लिए, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी काम होगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन समझ आया, क्या होता है, फंक्शंस का एक सीक्वेंस होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक। अब सीरीज़ ऑफ फंक्शन क्या होता है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, f1x ऐसा दिया हुआ था, ऐसा बना दिया, तो ये सीक्वेंस हो गया। इसका मतलब क्या, f1x, f2x एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, un करके भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा un(x) ऐसा करके डिनोट भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा u1x, u2x ऐसा करके कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सीरीज़ मतलब क्या, सीरीज़ ऑफ फंक्शन मतलब क्या, ये तो था सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब सीरीज़ ऑफ फंक्शन मीन्स क्या, वो होता है जब हम समीशन लेते हैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। इसका मीन्स क्या, समीशन मीन्स एडिशन, ये जितने भी इस फंक्शंस है ना उनका सम, जैसे 3x, मतलब जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, हम सबका अगर हम सम कर दे तो हो जाता है सीरीज़ ऑफ फंक्शन, जाता है n = 1 to ∞, ठीक, ये समझ आया। और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। अगर अपने पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जिसमें फंक्शंस इनफाइनाइट है, तो उसकी सीरीज़ क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी, उनको ऐड करके जाके तो बड़ी सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। तो सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले वाला टॉपिक था जो रह गया था। तो अगर हम ऐसा बोलना चाहें कि ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो ये कब होगा, तो सिंपल, इसकी अगर लिमिट लेते हैं इसकी सीरीज़ की, तो अगर ये कन्वर्ज कर जाती है, मतलब इसकी कोई लिमिट मिलती है, मान लिया एफ एक्स बोल रही है, जरूरी नहीं है कि इसी में से हो, कोई और भी जनरल कोई फंक्शन समझ ले, कोई भी तरह का फंक्शन, एक एग्जांपल लेंगे ना तो समझ में आएगा। पर इसकी अगर लिमिट मिलती है तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, वरना डाइवर्जेंट होगा। तो ये समझ आया सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है और ये कब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मतलब कुछ नहीं है, बस उसकी लिमिट लो और उसकी लिमिट आनी चाहिए, कुछ नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इन सब के अलावा कोई केस है तो मतलब कुछ लिमिट मिल रही है तो वो कन्वर्जेंट है। ये समझ आया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझाऊंगी, डोंट वरी। देखिए एग्जांपल है, तो देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है f(n)x, ठीक है, ठीक। तो अब हमें इससे प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की सीरीज़ हम लेते हैं, ये जो सीरीज़ हमने बनाई वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है।
तो अभी इसमें ऑलरेडी एक समीशन वाला दिया हुआ है, पर उसको थोड़ी देर के इग्नोर करें तो हम जो कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए जो चीज़ करते थे, मतलब पहले x=0 लिया, फिर x=1 लिया, ऐसे चेक कर रहे हैं ना, वही चीज़ करेंगे। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r दे रखा है, मतलब रियल नंबर। पहले कैसा था कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो सिर्फ इतने में चेक करना था, अब हमें पूरे में चेक करना है। तो एक स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं कि एक बार 0 पे चेक करना है, एक बार 1 पे करना है, वो तो हम मान के ही चलते हैं। तो पहले fn निकालेंगे, फिर समीशन देखेंगे, पहले fn निकाल के देखते थे। तो fn 0 निकाला, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो 0 है। फिर x=1 पे निकालेंगे तो क्या आया, ये 1, तो यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 की पावर n। तो अब अगर 1/2 लिखा हुआ है और n यहाँ पे लिखा है, तो 1 की पावर n लेते हैं तो भी 1 ही आएगा, 2 की पावर n भी। तो हो गया, ये ऐसा लिख सकते हैं, होल की पावर n, वही चीज़ लिखी है। अब हाँ, तो ये हाफ की पावर n ऐसा कुछ करके आया। 1 के ऊपर अगर ऐसा रखते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कुछ ऐसा बन रहा है। ये यहाँ पे कुछ गलत लिखा था तो मैंने काट लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी देखिए x=0 पे तो हमें पता चल ही जाएगा। अब n कुछ भी रखते जाओ, n चेंज करते जाओ तो भी हमारा हमेशा 0 ही आने वाला है, तो समीशन भी 0 हो गया। ठीक है, fn पे देखा हमने, जैसा पॉइंट वाइज कन्वर्जन में करते थे कि समीशन आया तो 0 पे तो पता चल रहा है ना कि हर एक टर्म अगर प्लस करते जाएंगे हर एक फंक्शन वाला, तो भी हमारा 0 ही आएगा। अब हम चेक करते हैं फॉर x=0, x=0 पे पता चल गया। अब एक बार x=0, जब 0 नहीं होगा तब चेक करते हैं। तो हमने ऐसा लिखा समीशन, फिर ऐसा लिखा fn(x) जो था वो। अभी देख समीशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, n पे कर रहा है, मतलब मेन यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, n। तो जैसे ये x है ना, x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं (0), मतलब वो सारे टर्म्स जहाँ पे सिर्फ 0 नहीं है। तो ये अभी यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं दे रहा है, ये कांस्टेंट जैसा ही है, तो ये समीशन के बाहर आ गया, तो ये बाहर लिख दिया, बचा इतना। अभी देखिए जो इतना पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इस चीज़ के लिए ना अच्छे से समझना। देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने भेजी है ना फोटो, उसमें कि समीशन ऑफ r की पावर n, किसी भी चीज़ की पावर n करते हैं और ऐसे हम वो निकालते हैं, समीशन निकालते हैं, तो ये आता है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने सेकंड ईयर में पढ़ा था, तो मुझे भी नहीं आता, वो सर ने लिखा है तो मैंने लिख दिया, हमें फॉर्मूला से मतलब। तो ये डायरेक्ट हम ऐसा लिख पाएंगे, किसी की भी पावर n समीशन, अगर r जो ये जो पार्ट है, ये जो है वो (1) आ जाए तो हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं। अभी देख, अभी हमें दिक्कत क्या है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो है वो (1) है कि नहीं, 1/1 + x² (1) है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। अभी देखो हमें इतना पता है कि x=0, मतलब x बिलोंग्स टू r जिसमें सिर्फ 0 नहीं है। अभी देखिए ये लॉजिक है, ये दिमाग से पता कर सकते हैं हम। ये बेटा 1 के डिनोमिनेटर में इससे बड़ा नंबर, मान ली 2 लिखा मैंने, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पक्का में पॉइंट लगाना पड़ेगा इसको डिवाइड करने के लिए। तो क्या आया 0.5 सर, तो हमेशा 0.5 आया। देख जस्ट इससे एक बड़ा नंबर लिया तो मैंने 1/2 लिखा, तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा, कोई भी नंबर सिर्फ 1 से लेंगे तो ही 1 से जाएगा। 1 × 1, तो ये पूरा 1 तभी आ रहा है, उससे थोड़ा भी बड़ा, मतलब 1 में कुछ 0.001 भी कर देंगे ना प्लस, तो भी हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करने पे, जैसे इसमें आया। 3 करेंगे तो भी 0 पॉइंट तो लगाएंगे, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 + x² लिखा है, 0 के अलावा कुछ भी लिखा है, इसका मतलब कुछ भी थोड़ा भी अगर 1 में प्लस कर दिया तो ये पक्का का पक्का 1 से छोटा हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई कैसे हुआ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा इसका जो पूरा है, ये पूरा जो सॉल्व करने के बाद वो (1) ही होगा। ठीक, तो (1) है वो पता चला, कैसे कुछ हुआ वो भी पता चला। ठीक, तो डायरेक्ट हम इससे क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कि 1/r-1 हो जाएगा। तो ये हमारा r था पूरा, तो 1/1 - r। ठीक, तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, समीशन क्या आया, ये आया। ठीक है, और ये रीज़न लिखा है मैंने ब्रैकेट में, चूँकि x=0, ये 0 और 1 के बीच में ही होगा हमेशा, इसीलिए ये कन्वर्जेंट है। और क्या आंसर आएगा समीशन का वो भी देखिए इसमें भी लिखा है, क्योंकि ये हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा। ऐसी जो सीरीज़ होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है, हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अभी कुछ नहीं, इसको आगे सॉल्व किया हुआ है, इसको ये जो है ना अपना, इसका एलसीएम लिया और आगे से सॉल्व किया x²। फिर एलसीएम लेने के पास ऐसा कुछ बना, एक बार देखना नोट्स में समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बस एलसीएम लिया है, फिर ये 1 कट गया, तो ऐसा कुछ बना x²/1 + x², फिर उसका रेसिप्रोकल किया, x² कट गया, सिर्फ ये बचा 1 + x²। ठीक है, तो अभी 1 + x² आया। अब देख इसमें अभी तक हमें कैसे मिल रहा था कि कोई इसका लिमिट निकाला तो कोई 0 मिला, 1 मिला, हाफ मिला, ऐसा कुछ आ रहा था। पहली बार कैसा मिला है, एक फंक्शन मिला है 1 + x², ऐसी लिमिट मिली है इसकी, किसकी, ये सीरीज़ की, इस सीरीज़ की लिमिट ही ये मिली है। ठीक, पर ही कन्वर्जेंट है क्योंकि फंक्शन पे तो कन्वर्ज कर ही रहा है ना। तो हमने लिखा कि ये गिवन सीरीज पॉइंट वाइज है ऑन आर है, देखिए नहीं है पहली बार, सम फंक्शन एफ इज़ गिवन बाय, अब देखो वहाँ पे बोले थे लिमिट फंक्शन या पॉइंट वाइज फंक्शन, तो यहाँ पे बोल रहे सम फंक्शन।
कैसा दिख रहा है, ऐसा 0 पे 0 मिल रहा है, बाकी हर जगह 1+x² मिलेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ किसको कन्वर्ज कर रही है, f को। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन था उसमें ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म के होते हैं। ठीक है, उसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल, और ये हमेशा x² का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ये कंटिन्यूस होता है, कहीं पे भी ब्रेक दिख रहा है, कंटिन्यूस है ना, तो ये भी कंटिन्यूस है। और नीचे वाला 1+x² की पावर n, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। इसका ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है, x² 1 से शिफ्ट होगा, फिर उसकी पावर, बस ये समझ के कंटिन्यूस है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कोई भी डिग्री का फंक्शन, n ऐसा मैंने लिख दिया 2x+3, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो हमेशा कंटिन्यूस होता ही है। तो ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है, ये भी और ये भी, पर ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, इतना समझ लो। पॉलिनोमियल फंक्शन न्यूमरेटर वाला भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसको एक्सपांड करेंगे, टू दी पावर n है ना, इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये समझ आया। दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस है, पर इधर तो देख, ये जो हमने सम फंक्शन बनाया है, ये जो f(x) है ना यहाँ पे, वो क्या है, सम फंक्शन है, वो कंटिन्यूस नहीं है। कैसे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि x = 0 पे तो 0 है, पर जहाँ पे x ≠ 0 है वहाँ पे ये कहीं और फंक्शन बना है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ में ये समझ, सिर्फ x = 0 पे 0 है, बाकी हर जगह कुछ फंक्शन बन रहा है, 1+x² है ना, तो ये कुछ ऐसा हाँ बनेगा। x² का ग्राफ होता है ये 1+x², हाँ तो देख x² का ग्राफ तो ये होता है। अब देख इसका ग्राफ क्या होगा कि देख x = 0 हम रखे तो y = 1 आएगा, तो मतलब इसका एक पॉइंट तो 0 और y = 1 यहाँ पे टच होगा। बाकी मतलब ये यहाँ पे इतना शिफ्ट हो रहा है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका 1+x² का। तो ये देख, ये इधर ऐसा ग्राफ 1+x² का 1, ये ग्राफ हुआ इसका। अब देख वो क्या रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे ये ऐसा है, तो ये सिर्फ इस वाले पॉइंट पे यहाँ आ रहा है, बाकी हर जगह कंटिन्यूस है। मतलब यहाँ पे खाली, बाकी हर जगह कंटिन्यूस। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो सम फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये समझ आया। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो f(n(x) था, ये क्वेश्चन में जो दिया है ये कंटिन्यूस है, पर जो हमने सम फंक्शन निकाला वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, तो वही दो चीज़ लिखी है। ये ट्रू फॉल्स में भी सर दे सकता है कि ये पहले सेकंड वाला सम ऑफ अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब इसकी बात करिए, नीड में नॉट भी कंटिन्यूस, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका सम भी कंटिन्यूस हो। तो उसका एक एग्जांपल हो गया ये जो हमने ऊपर पढ़ा वही। ठीक, तो ये समझ आया, ये समझा दिया मैंने। फिर पॉइंट वाइज लिमिट बोले मतलब जो हम f(x) बना रहे हैं ना, जैसे इसमें ये बनाया है, ऐसे ही जो पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं तो जो बनता है वो ऑफ अ सीक्वेंस कंटिन्यूस फंक्शंस। मतलब अगर मान ली x की पावर n दिया है तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो देखना हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। और कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए एक चीज़ कर सकता है कि लिमिट निकालो x टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, क्या आ जाए f(x), मतलब जो इसकी लिमिट निकाल रहा है वो इसके बराबर आ जाए। तो ये कंटिन्यूस होता है, जो हम कंटिन्यूस प्रूफ करने का सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना वैसा। और इसको देख के भी लग रहा है ना, ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, सबसे ईजी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस तो होगा ही, ये गारंटेड होता है। ठीक, तो इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट है ये जो है वो भी कंटिन्यूस हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तो दिख रहा है x = 1 पे 1, बाकी हर जगह जैसे ग्राफ में बताते हैं 0 to 1, तो ये 1 पे 1 बन रहा है, 1 पे 1 बन रहा है और हर जगह 0, तो ये कंटिन्यूस कहाँ हुआ, एक पॉइंट तो बाहर चला गया। ठीक, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है। जो है ना ये वाला क्वेश्चन है कि आरटी सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी दिया कि जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, जो सीरीज़ वाला जो मैंने बताया ना समेशन वाला, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो उसमें कि आरटी सर ने ऐसा कुछ दिया है कि एस एम हमारे अगर ये दिया हुआ है m+n, तो बताओ लिमिट ऑफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी sm, n क्या होगा, तो ये कैसे निकालते हैं। तो देखो अभी मैं ये वाला समझाती हूँ फिर इस क्वेश्चन पे आऊँगी। तो अभी हमसे ये पूछा है तो डायरेक्ट लिख दो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसकी जगह लिख दो ये m-n m+n। ठीक, अब देखो हमें किस पे लिमिट निकालनी है, इस पे निकालनी है, और डायरेक्ट हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। पहले तो कि इसमें मैंने m की जगह इन्फिनिटी पुट किया, -n इन्फिनिटी +n ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा कुछ बन रहा है। तो अभी ऐसे डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा तरीका भी होता है इसको चेंज करने का। एक होता है डेरिवेटिव, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना तो पहले इसको डेरिवेशन कर दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो फिर कर दो, पर इतना ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर m को बाहर निकालें, इसमें से मैंने m को बाहर निकाला तो क्या बचा 1 - n डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। यहाँ से m को बाहर निकालूँ, कॉमन निकालूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n/m हुआ। ठीक, फिर यहाँ से mm कटा,
ठीक। तो लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन एम अपॉन 1 प्लस एन एम, ऐसा हुआ। अब देखो इसमें से अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ, लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले 1 को, फिर माइनस लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एम अपॉन 1 प्लस, सेम नीचे भी प्रॉपर्टीज़ है ना अपने पास, लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एम। अब इसकी तो सेम ही होगी इन दोनों की, तो क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये एम पे लिमिट है, एन पे तो है नहीं, तो एन एक कांस्टेंट जैसा हुआ तो उसको बाहर ले लेंगे, इन्फिनिटी 1/m, सेम 1 प्लस ये एन बाहर आया, लिमिट एम इन्फिनिटी बाई 1/m, ये हुआ। इसके बाद माइनस एन। अब देख ये जो चीज़ है वो कैसी हो जाएगी, एम कहाँ पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे, तो ये कैसा हुआ 1/∞ और 1/∞ 0, तो क्या हुआ इंटू 0, 1 प्लस एन इंटू 0, इधर भी वही है, तो क्या आंसर आया 1/1 आया, क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब देख एक तरीका तो ये हो गया, मतलब लिमिट पूरा हमने सॉल्व किया, यहाँ से इसकी लिमिट हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे, ये चीज़ पूछ रहे थे, हमने इसकी लिमिट निकाली तो 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी में पूछेंगे, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बात अच्छी। अब देख एक तो था ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ऐसा डालने पे, देख ऐसा भी कर सकते हैं, पर ये मत कर, तो ध्यान दे, पता चला सबने मार्क्स काट दिया, ये इतना ही ठीक है, ऐसे हमें लिमिट निकालनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है ना, उसमें करना क्या था कि पहले हम ये जो क्वेश्चन था जो सर ने करा रखा है पहले से, उसमें ये दिया हुआ था डबल सीक्वेंस, इसको बोलते हैं डबल सीक्वेंस। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी थी एम और एन दोनों पे। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, एम को फिक्स कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है कि एम पे लिमिट निकालने को बोला ना, तो मतलब एन फिक्स किया है, फिक्स्ड एम, फिर एम पे लिमिट निकाली, देख 1 आई। ठीक, तो इस केस में पहले एम को फिक्स किया, एन पे लिमिट निकाली पहले, तो एन पे लिमिट आई -1, फिर इसी चीज़ की इसकी लिमिट आने के बाद इसकी लिमिट निकाली एम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आई -1। ठीक, क्योंकि इसकी लिमिट आई -1, अब -1 की लिमिट निकालेंगे तो वापस -1 ही आएगा। फिर यहाँ पे निकाल के देखा, जब एन फिक्स किया वापस से वही चीज़, अब एन फिक्स किया, पहले एम पे निकाली फिर एन पे निकाली तो 1 आई, मतलब ये दोनों सेम नहीं आ रही। जब हम ऐसे करें ना, पहले एन निकाला, एन पे निकाली, फिर एम पे निकाली, फिर अगले में किया, पहले उस पर निकाली फिर दूसरे पे निकाली, तो क्या है ये दोनों चीज़ सेम नहीं आ रही है। एम पहले एन पे निकाली फिर एम पे, फिर इसमें पहले एम पे फिर एन पे, तो ये सेम नहीं आ रहा, ये चेक किया सेम। ये इसके एग्जाम्पल इनमें से कोई सा भी आ सकता है। देखो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आएगा, ये टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बाद वाला, जिसमें प्रॉपर्टीज़ दी है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टी वो समझाती है, उसका प्रूफ भी है, और इसमें से कुछ एक आध वो दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए, तो ईजी है, एक बार समझ लिया तो हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले दिया हुआ है, अगर हमें गिवन है कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ पे और जी एन कन्वर्ज कर रहा है जी पे पॉइंट वाइज, इस पे ई है, जिसमें जो इंटरवल दिया है वो ई है। ठीक है, तो एफ एन प्लस जी एन कन्वर्ज करेगा एफ प्लस जी पे, एफ एन इंटू जी एन कन्वर्ज करेगा एफ इंटू जी पे, और कोई कांस्टेंट अगर दिया है सी एफ एन तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा सी एफ पे। ये समझ आ रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये इसकी लिमिट आ रही है, और ऐसा नहीं है कि ये लिमिट जो है वो सेम है, वो सिर्फ कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मतलब पता है ना, कि उसकी लिमिट आनी चाहिए, सिर्फ लिमिट मिलनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सेम हो। सेम किस में होंगी, जो भी हर एक एक्स के लिए सेम होगी तो वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जन, और ये सेम भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम आ गई तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जन नहीं है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है वो पॉइंट वाइज तो होता ही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सारी सेम हो वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कन्वर्ज करें मतलब लिमिट मिल रही है, तो भी ये 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो होगी। ठीक, अब इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको हमें प्रूफ करना है ना कि ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसकी लिमिट अगर हम निकालेंगे नहीं की, अगर वो लिमिट ये आ जाए तो हमारा प्रूफ डन। तो हम क्या करेंगे, एक एच एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेंगे, जिसमें क्या डाल देंगे एफ एन प्लस जी एन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने बनाया किसका, एफ एन प्लस जी एन दोनों को ऐड करके बनाया। ठीक, फिर एक हमने एच लिखा, एच में क्या स्टोर कर दिया, एफ प्लस जी इसमें स्टोर कर दिया। अगर हम दिखा दे वी शो दैट एच एन एक्स कन्वर्ज करा एच एक्स पे, तो अपना काम हो जाएगा। तो हमने जस्ट यहाँ पे तो बस इस चीज़ को इसमें लिख दिया, इस चीज़ को इसमें लिख दिया, वो किया। ठीक, तो अब हमें गिवन क्या है, एफ एन कन्वर्ज करता है एफ पे, ये गिवन है। ठीक, तो उससे हमें क्या मिला कि लिमिट ऑफ एफ एन टेंड्स टू एफ, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स क्या हो जाएगी एफ एक्स। ठीक, ये इस चीज़ में, हाँ एफ एन कन्वर्जेस एफ मीन्स लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो एक तो चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की लिमिट क्या होगी एफ एक्स। दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, सच दैट क्या होगा एफ एन एक्स सच दैट एन ग्रेटर देन एन, दिस इम्प्लाइज एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल
टू एप्सिलॉन, ये बताया था। लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में था। तो ये चीज़ याद रखना, जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कोई फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो उसमें हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ये दोनों चीज़ इक्वल है। ये जो चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ इक्वल है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, एक n एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर से सच दैट जब हम एक छोटा n ले इस n से, तो हमें क्या मिलेगा, fn(x - fx लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये इसकी लिमिट। तो हमने ये बोला fn अगर कन्वर्ट करता है f पे पॉइंट वाइज तो ये चीज़ मिलेगी और ये मिलेगा। लेस देन एप्सिलॉन था यहाँ पे। अभी देख एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00001 ऐसा करके बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं इसका बाई 2 भी कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। एप्सिलॉन जस्ट मीन्स कि बहुत छोटी वैल्यू, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है इसका। तो एप्सिलॉन बाई 2 कर देंगे तो भी वो बहुत छोटी ही रहेगी, तो वो मैटर नहीं करता अगर मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 लिख दूँ। इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 लिखा हुआ है, इसका भी रीज़न है क्यों लिखा है यहाँ पे। सेम अगर जी एन कन्वर्ट करता है जी पे, इसका मतलब क्या, जी एन कन्वर्ट करता है जी पे मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो कि जी एक्स है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इससे ये चीज़ वापस से मिल गई हमें, ठीक। तो इसको फर्स्ट डाला, इसको सेकंड डाला। अब हम जो कैपिटल एन ले रहे हैं किसके लिए, अभी हम ये चीज़ जो है अगर हम इस चीज़ को इस फॉर्म में दिखा दें एच एन एक्स के फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं एच एन एक्स कन्वर्ट करता है एच एक्स में। अगर ऐसा कुछ हम दिखा दें, यहाँ पे एच एन एक्स दिखाएँ, ये एच एन एक्स माइनस एच एक्स लेस देन एप्सिलॉन दिखा दे कहीं से, तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगा। तब इसको दिखाने के लिए एक हमने n डिफाइन किया है, कैपिटल N। वो कैसे दिखाया, इन दोनों का प्लस, क्योंकि हम ये दोनों फंक्शन को सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को प्लस कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो n1 और n2 है वो भी प्लस कर दिया, n1 + n2, ठीक है। फिर उससे बड़ा एक छोटा n लिया हमने, ठीक। एक इतना दिमाग बढ़ाने की जरूरत, इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है पर मैं तेरा टाइम बचा रही हूँ। तो ये n है, छोटा n से कैपिटल N ऐसा लिया हमने, जो कि n1 छोटा n1 जो कि छोटा n ग्रेटर देन है n1 से भी और n2 से भी। समझ आया, एक छोटा n इस n से बड़ा है, जो अगर ये दोनों से बड़ा है, इन दोनों के एडिशन से बड़ा है, तो कंफर्म है कि ये n1 से भी बड़ा होगा और n2 से भी बड़ा होगा। ये समझ आया, ठीक। फिर इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमने लिख दिया HNX - HX इक्वल टू। अब देखो HNX क्या है, HNX हमें दिया है FN + GN, हमने माना है तो उसकी जगह वही लिख दिया। -HX की जगह क्या लिखा, HX को क्या माना था हमने, H को क्या माना था F + G, तो FX + G लिख दिया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, सब ठीक। अब मॉड अगर ऐसा लिखा है n + n लिखा है, तो मॉड को हम ऐसा लिख सकते हैं n + n, ठीक। तो वही चीज़ हमने अलग अलग कर दी, ये यहाँ पे FNX के साथ ये इधर ले गए, इसको इधर ले गए और कुछ नहीं किया, ठीक। अभी देख, अब ये चीज़ जो है वो फर्स्ट से हम देखें तो क्या मिल रहा है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो वो लिख दिया। ये सेकंड से देखें तो एप्सिलॉन बाई 2, अब इन दोनों को ऐड करें तो एप्सिलॉन, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, HNX - HX लेस देन एप्सिलॉन। अब समझ आया, या समझ आया कि ये एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे क्यों लिया गया, ताकि इन दोनों का जब एडिशन करें तो एप्सिलॉन आ जाए। ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक तो, और एक ये एप्सिलॉन बाई 2 जहाँ पे लिया है वो इंपॉर्टेंट। बाकी तो वही डेफिनेशन से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। फिर बस और कुछ नहीं लिखा कि ये HN = H हो गया तो हैंस प्रूव्ड। ये लास्ट वाली लाइन में बस ये लिख देना है कि FN + GN हैंस कन्वर्जेस टू F + G, ठीक। अब देखा अगला क्वेश्चन, अगला था FN × GN कन्वर्ट करेगा F × G पे, तो सेम HN में ये डाला, H में ये डाला, ठीक। फिर हमें प्रूफ करना है HNX वही सेम से। फिर हमने बताया कि FN ये एग्जैक्ट सेम है। बस यहाँ पे ये याद रखना, ये जो चीज़ें इन्होंने ली है ना, एप्सिलॉन बाई 2 × दिस, ये रट ले, मैं तो रट के ही जाने वाली हूँ, 1/GX mod +1, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिस से आएगा ना कि बार बार सॉल्व करने पे तुझे याद हो, ये लॉजिक समझ आए। तो वो अगर एग्जाम में करने बैठे ना तो पूरा टाइम ही चला जाएगा, पूरा पेपर चला जाएगा, तो भी शायद लॉजिक ना पकड़ में आए। तो ये रट लेना कि FN वाले में हमें ये इंटू करना है, ठीक। और फिर इसमें लिखा है, देखिए FNX जो है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि FN किसको कन्वर्ज कर रहा है, F पे, तो ये बाउंडेड भी हुआ, ठीक है। बाउंडेड कैसे हुआ, क्योंकि ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन तो रहेगा ही, FNX - FX लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कोई नंबर से तो छोटा है ही, ठीक। इसीलिए बाउंडेड हुआ, दोनों तरफ से बाउंडेड है, ठीक। तो हाँ, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक m > 0 एग्जिस्ट करेगा, जिससे FNX छोटा हो, क्योंकि ये बाउंडेड है, ठीक। इसको सेकंड लिया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिया, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, FNX <= m, बाउंडेड कैसे हुआ। फिर हम GN के साथ भी यही करेंगे, GN कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या आएगी, GX आएगी। फिर एक n > n2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो ये n1 इधर लिया तो इधर n2 लिया है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है, 1/m + 1, और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है। ये BLG सर के लेक्चर में देखेगा ना तो समझ में आएगा। तो अभी ये ठीक है, क्या इंटू करना है, 1/m + 1, जब G की बात आएगी तो ये इंटू करना है। फिर वही n = n1 + n2, सब सेम ही है। फिर वापस ये क्या है हमारा HNX, और ये क्या है H, देखिए ये HNX है और ये HX है, ठीक है। उसके बाद वही एक्सपांड किया,
हाँ ये इसमें किया है एफ एन एक्स जी एन एक्स एफ एन एक्स जी एक्स, अच्छा ये प्लस माइनस कर दिया एफ एन एक्स और जी एक्स प्लस एफ एन एक्स जी एक्स, जैसे प्लस वन माइनस वन कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये दोनों कट ही जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। ठीक, फिर इसमें से इस वाले में से एफ एन एक्स कॉमन लिया है, एफ एन एक्स कॉमन लिया तो क्या बना जी एन एक्स माइनस जी एक्स, सेम इसमें जी एक्स कॉमन लिया है और ये चीज़ बनाई है। ये क्यों बनाई है? क्योंकि ये देख जी एन एक्स माइनस जी एक्स ये बन जाएगा, तो देख एक तो ये वाला बन रहा है और एक एफ एन एक्स वाला बन रहा है, तो हम एप्सिलॉन बाय टू और ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना फर्स्ट और सेकंड, तो इसीलिए ये बनाया है। देखिए बनाया, फिर मॉड को सेपरेट किया और फिर जो लेस देन वाला था वो बनाया। अब देखिए जब मॉड को सेपरेट करते हैं ना, ये दोनों मॉड को ऐसे सेपरेट करते हैं, ओ उस वाले में नहीं किया मैंने, हाँ पर ये जो सेपरेट किया है उसके बाद लेस देन इक्वल टू आया है। जब प्लस और माइनस होता है ना तो अगर सेपरेट करते तो लेस देन इक्वल टू आता है। फिर इसके बाद ये मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद इसमें इसकी वैल्यू जो थी यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी है। ठीक, और इस वाले में भी वही किया है, ये एप्सिलॉन बाय टू देख ये इसकी जगह ये लिखा है जो हमने लिया था ना इधर, ये रहा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की जगह ये लिखा है और साइन लगा दिया है हमने ये लेस देन ग्रेटर देन वाला, इसके लिए ग्रेटर देन साइन है और इसका एच एन एक्स वाले के देख लिया जाए तो उसके लिए लेस देन है। ठीक, फिर ये किया। अब इसके बाद हो क्या रहा है एफ एन एक्स, अब देखिए एफ एन एक्स की जगह एम लिखा है, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया बाउंडेड से, एफ एन एक्स इस मॉड का ये लेस देन है एम से। ठीक, तो उसकी जगह एम लिख दिया, लेस देन का साइन है ही। ओके, अब देख ये जो चीज़ की है ना वो कैसे की है, ये मैं तुझे कब से समझा रही हूँ कि जो न्यूमरेटर है अगर उससे बड़ा डिनोमिनेटर है तो हमेशा लेस देन वन होगा, और इसकी जगह वन लिखा है तो क्या ये चीज़ जो है ये वाली लाइन में जितना भी पोर्शन है वो इससे छोटा होगा लेस देन, क्योंकि एफ एन एक्स भी एम से छोटा है और ये जो पार्ट है पूरा वो भी वन से छोटा है, तो ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटा होगा, ये इससे ये पार्ट छोटा होगा, इसीलिए लेस देन का साइन अभी तक रिजर्व है। ठीक, इतना समझ आया? ये वैसा का वैसा रहा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब देख अभी सेम इसमें भी यही हुआ है एम अपॉन एम प्लस वन, एम अपॉन एम प्लस वन, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, वन इंटू एप्सिलॉन बाय टू बचा, तो ये एप्सिलॉन बाय टू, उससे क्या बन गया एप्सिलॉन। तो हमने वही चीज़ प्रूफ कर दिया, ये जो एच एन एक्स ये एच एन एक्स है माइनस एच एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमें क्या प्रूफ मिल गया? ये कन्वर्ज करता है। एक ही हो गया। अब इसके बाद बस एक ही एग्जांपल बचा है कि सी ये कांस्टेंट सी है, एफ एन कन्वर्ज करेगा सी एफ पे। ये कैसे करेगा? सेम, पहले तो सिर्फ एफ एन कन्वर्ज टू एफ और जी एन कन्वर्ज टू जी एन की तो बात ही नहीं, सिर्फ एफ एन की बात हो रही है, तो एफ एन कन्वर्ज टू एफ कर दिया, लिमिट वाला पॉइंट लिख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया? कांस्टेंट सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। मुझे लग रहा है ये वाला जरूर पूछेंगे, ये वाला वो वाले पता नहीं पर ये जरूर पूछेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो कांस्टेंट सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक, फिर लिमिट में तो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो बाहर आ सकती है और अंदर भी जा सकती है, तो वो किया। ठीक, फिर इसके बाद हमने जो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ उसमें जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिया है? एप्सिलॉन बाय कांस्टेंट सी। यहाँ डेफिनेशन के साथ एप्सिलॉन से कुछ भी डिवाइड करें, एप्सिलॉन लगभग वही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये चलता है। ठीक, ये चीज़ समझ आई। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसी चीज़ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय मॉड सी, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हट गया। मेनली ये लगाते हैं फिर हटा देते हैं ठीक, कि अपना काम होने के बाद, क्योंकि ये जो मॉड सी था वो हमें चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि ये जब हम ऐसा करके लिखेंगे तभी काम बनेगा ना। ठीक है, तो ये हुआ। फिर मॉड सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हट गया। फिर मॉड सी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या बोलते हैं मॉड्यूलस में। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या बना? सी एफ एन एक्स यू, मॉड सी मल्टीप्लाई किया, मॉड सी मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये ऐसा हुआ मॉड माइनस सी एफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये बना सी एन एफ एक्स माइनस सी एफ एक्स is less than epsilon, therefore CFNX converges to CFX। ओके, सेम यही है। थोड़ा सा समरी, सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन का एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। जैसे फंक्शन है ऐसा। फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में दो चीज़ आती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है? जब हर एक एक्स के लिए हमें लिमिट मिल रही हो तो हम बोलते हैं वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होगा? जब हर एक एक्स के लिए जो लिमिट मिल रही है वो भी सेम मिल रही है, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब और फिर हमने क्या पढ़ा? सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। जो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका अगर हम एडिशन निकालते हैं, इन्फिनाइट सम निकालते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। ठीक है, समेशन ए एन। ये कुछ फार्मूलाज थे, ये सीरीज़ के फार्मूलाज हैं, ये वाले, ये काम आएगा, ये मैंने बताया था ना तुझे, ये भाई। और अगर
1/n की पावर p दी हुई है तो भी हम बोल सकते हैं अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 भी हुए तो भी डाइवर्जेंट हो। जैसे 1/n² समीशन इसका सीरीज़ का हम पूछें तो अब p क्या है 2 है तो ये कन्वर्जेंट हो गई। यहाँ पे n की पावर क्या है 1, मतलब p हुआ 1 तो ये डाइवर्जेंट हो गई। ठीक, फिर अच्छे हैं हमने पढ़ा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। वो क्या होता है कि जब हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तब होगा अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n कैपिटल N एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नंबर से है, तो एक छोटा n इस n से बड़ा वो इम्प्लाई करेगा कि fn(x - f(x) इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक और चीज़ बताई थी मैंने, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन के लिए एक और कंडीशन बताई थी ना, सेम यही, इसी में अगर लेस देन एप्सिलॉन कर दे, इक्वल टू हटा दें तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जन की। मेन यही होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वो इस पर कन्वर्ज कर रहा है और कोई मतलब नहीं है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये चीज़ आ जाएगी बस। ठीक, फिर ये नोट भी लिखा है मैंने, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो वो पॉइंट वाइज होगा, पर एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसका उल्टा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है हो सके। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्म भी होगा ही, तो ज़रूरी नहीं है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इनका प्रूफ भी पढ़ा था। अब जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ना, किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ कर रहे हैं, उसकी एक तो ये डेफिनेशन होगी, इस डेफिनेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं, और बाकी 3 और मेथड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के 3 मेथड्स और दिए हुए हैं। ये तो डेफिनेशन हुई, ये जो है ये डेफिनेशन है, और 3 मेथड और है। एक पहला है कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसमें क्या अंतर है, सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे एक छोटा n ले रहे थे, सिर्फ यहाँ पे 2 ले रहे हैं, एक m ले रहे हैं, एक n ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और fn(x) था वो तो सेम ही है, यहाँ पे fx था, यहाँ पे fmx है, मतलब एक तरह से वो हो गया कि ये fn किस पे कन्वर्ज कर रहा था, f पे। यहाँ पे अगर हम दिखा दें कि fnx कन्वर्ज कर रहा है fmx को, तो भी ये जो fn है जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट रहेगा। ये समझ आया, ये चीज़ मैंने जो समझी, इसमें डिफरेंस क्या है, बस डेफिनेशन का डिफरेंस देख लो। यहाँ पे fnx था, यहाँ पे fmx आ गया, बस 2 आ गया। मैंने ये याद हो गई, अगर ये याद है ना तो ये भी याद हो जाएगी, और लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ही है, इक्वल टू का साइन दिया। तो कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझ आया, इस पर एग्जाम्पल्स भी लेंगे, पर अभी डेफिनेशन समझ लो। और इसका प्रूफ पूछ सकते हैं, इसका इसमें से तीनों में से एक प्रूफ तो पक्का आएगा, वो भी 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं समझा देती हूँ, ये ठीक है। और ये 2 होते हैं, ये बाद में लेंगे, पहले इसका प्रूफ समझा देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आ सकता है एग्जाम में। मुझे लग रहा है ये वाला आएगा, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये डेफिनेशन मैंने बताई दी, एग्जैक्ट सेम है, बस m और n हम लेते हैं 2 चीज़, एक छोटा m, एक n जो कि ग्रेटर देन n से, तो ये होगा। तो अभी जब हम मैथ्स में प्रूफ करते हैं ना कुछ चीज़, ये जो इम्प्लाइज वर्ड दिया हुआ है, ये इम्प्लाइज वर्ड जो दिया हुआ है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसकी जगह मैं ये ना लिख के ये भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जब ऐसे इक्वल टू करके 2 वो एरो बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें ये भी दे दिया ना क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होगा कि fn यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक तरह से ये इम्प्लाइज साइन का मतलब होता है कि ये दोनों साइड है, 1 साइडेड नहीं है, 2 साइडेड है, दोनों तरफ से इक्वली चीज़ हो रही है। अगर ये चीज़ हमें दे दी गई है तो हम बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। और अगर हमें दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब होगा ये। ठीक, दोनों चीज़ समझ आए, मतलब एक इंसान इससे है तो ये इंसान भी इससे होगा, ऐसा है। ठीक, फिर इसका प्रूफ शुरू करेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो हमें ये मिलेगा, ये जो स्टार दिया हुआ है ना ये चीज़ मिलेगी। ठीक, फिर जब ये प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम प्रूफ करेंगे अगर स्टार हमें दिया हुआ है तो वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक, समझ आया, दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो दोनों चीज़, अगर सिर्फ ये बोला है ना कि ये अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो बताओ ये स्टार प्रूफ करो, सिर्फ इतना बोला है ना तो हमें सिर्फ इतना करना है। अगर दोनों बोला है तो पूरा करना है, मतलब 5 मार्क्स में आ रहा है तो पूरा करना है। 3 मार्क्स में सिर्फ ऐसा बोल दिया कि सिर्फ स्टार ये जो है ये प्रूफ करो, ऐसे फर्स्ट डाल के बोला कि प्रूफ फर्स्ट, मतलब ये 3 मार्क्स में कितना करना है, सिर्फ इतना करना है, ऐसा भी होता है। ठीक, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने अज्यूम किया कि fn कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली ऑन e। ठीक, fn कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन f एट e। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब हम यूनिफॉर्म ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन होती है, ये गिवन है हमें कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते हैं f पे। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली, ये पूरा पार्ट, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, ये जितना लिखा है ना वो डेफिनेशन है, ये लिख सकते हैं। फिर इसको 1 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है, एप्सिलॉन/2, ये भी याद रखना है। जब हम प्रूफ करने जाएंगे ना पूरा कॉशी का क्राइटेरिया, ये वाला स्टार प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें काम आएगा, तो इसलिए एप्सिलॉन/2 लिया। ठीक, अब हम बता रहे हैं कि x अगर बिलोंग करता है इससे, और फिर हम ले रहे हैं कि n और m जो कि ग्रेटर देन है n से, हमने माना अभी, तो क्या होगा। तो हमने जो चाहिए था वो लिख दिया, ये चाहिए हमें, ये स्टार में क्या चाहिए, ये लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, हम कैसे भी बनाएंगे अभी ये चीज़, ये लिखा। ठीक, अब हमने क्या किया है, इस चीज़ में ही
माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, ये दोनों ऐसे लिखे हैं क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे तो इनका मतलब है नहीं, इसीलिए ये ऐड किया है ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, इतना ठीक। फिर ये हुआ, इसको और इसको एक साथ लेके आए, इसको और इसको एक साथ लेके आए। जब भी कोई मॉड में होता है ना m प्लस एन, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है m प्लस एन के, मतलब इन दोनों का साथ में मॉड हमेशा छोटा होगा अलग अलग मॉड के। ठीक, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन आया। फिर हमने किया लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 और इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो जो हमारा एफ एन किस पे कन्वर्ज कर रहा था, एफ पे। ठीक है, तो अगर कोई ये n भी ग्रेटर देन था m से, m भी ग्रेटर देन n से, ठीक है, तो क्या ये सेम चीज़ n के लिए भी डिफाइन होगी? एफ एम एक्स कन्वर्ट करेगा f पे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है ना ये चीज़, तो हर एक एलिमेंट के लिए हो रही है। n हमेशा ग्रेटर देन है n से, m भी ग्रेटर देन है n से, इसीलिए ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी ना एफ एक्स माइनस एफ एम, अब देख एक माइनस बाहर निकालूँ मैं इससे, क्या हो जाएगा एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स का होल मॉड, और मॉड में तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो हो गया ना एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये किससे लेस देन होगा? एप्सिलॉन बाई 2, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक, फिर ये जो इक्वल लिखा है ना, ये इसके इक्वल है एप्सिलॉन, ये इतने के इक्वल है बस, पर इससे तो अभी भी ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, दिस प्रूव स्टार, हमने प्रूफ कर दी कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो ये चीज़ होगी ही, ये हमने प्रूफ किया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या मानेंगे, ना वी अज्यूम स्टार। अब हम मान रहे हैं कि ये जो है ये दिया हुआ है, अब प्रूफ करो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म करेंगे, ये दिया हुआ है, अब उल्टा जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले कह रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट x बिलोंग्स टू ए, मतलब एक x हमने फिक्स कर दिया, द कंडीशन गिव्स अस दैट द सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। अब ये जो दिया हुआ है ना, ये कंडीशन जो स्टार वाली कंडीशन है, वो बताती है कि ये कॉची सीक्वेंस है। ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ये सेम चीज़ हमने पढ़ी थी, वो कुछ ऐसा लिखा होता था, एस एम एक्स माइनस एस एक्स ऐसा करके लिखा होता था, इस लेस देन एप्सिलॉन, मतलब हम सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते थे, पर ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी के लिए ये समझ कि ये जो चीज़ है, ये पूरी स्टेटमेंट जो है स्टार वाली, उसको कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, गिव्स अस ये कॉची सीक्वेंस है। वी नो दैट कॉची सीक्वेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। अब ये जो कॉची सीक्वेंस होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब हमें कन्वर्जेंट पता चल गया, कहाँ से, स्टार की वजह से हमें कहाँ पहुँच रहे अभी, कन्वर्जेंट में, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तक पहुँच रहे। कन्वर्जेंट मीन्स क्या, कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, सिंपल। अब कोई x बिलोंग करता है आर्बिट्री, मतलब कोई भी हो सकता है, एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन ई। ठीक है, ये समझ आया, कन्वर्जेंट है मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से यहाँ आए, क्योंकि कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और कन्वर्जेंट है तो ये वाली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो ये लिमिट ये बोल सकते हैं हम, एफ एन अगर एफ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक, यहाँ तक आए, पॉइंट वाइज तक आ गए अभी। अब पॉइंट वाइज के बाद हम बोल रहे हैं वी नाउ शो दैट कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। अभी पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्म के लिए पहले पॉइंट वाइज होनी चाहिए, फिर जो लिमिट आ रही है वो भी सेम होनी चाहिए, हमें प्रूफ करना है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये है, कहीं से भी हम ऐसा बना लें एंड में ले जाते तो हमारा काम हो जाएगा। देख, यहाँ पे किससे शुरू किया था, इसी से शुरू किया था, क्योंकि हमें ये दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो उसकी डेफिनेशन से शुरू करके ये स्टार पे लेके गए थे। अब हम स्टार से शुरू करके डेफिनेशन तक जा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो अभी हम ले रहे हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन बाय स्टार। अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, स्टार तो हमें दिया ही हुआ है, स्टार क्या है, ये है। ठीक, तो ये दिया हुआ है तो उससे ये सारी चीज़ें आई, मतलब ये क्या था हमारा, ये क्या था, ये था स्टार, ये स्टार ही है, वही चीज़ हमने जो गिवन थी वही लिखी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो n है, जो छोटा n है, उसको फिक्स करेंगे। फिक्स किया, हमें पहुंचना किस पे है, पहुंचना है कि ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जन की डेफिनेशन पे कहीं से पहुंच जाए। तो हमने क्या किया कि एक n छोटा n वो ग्रेटर देन है कैपिटल N से, उसको फिक्स किया, और हमने m पे लिमिट निकाली, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे जो पूरा था ना सेकंड पे इन सेकंड, लेकिन सेकंड लिखा ना, इस पे क्या किया, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी करके सॉल्व किया। जब इसकी लिमिट निकाल रहे हैं, इसकी अब देख, ये इस पे जाएगा पहले, पर यहाँ पे एफ एन एक्स के पूरे इसमें कहीं पे भी m है ही नहीं, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इस पर तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा। अभी इस पे जाएगा, इस पे गया तो यहाँ पे तो है एफ एम एक्स दिख रहा है, m टर्म्स है इसमें। ठीक है, अब क्या था, एफ एन एक्स कन्वर्ज करता है f पे पॉइंट वाइज, तो क्या एफ एम एक्स भी कन्वर्ज करेगा, ये भी समझाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि m भी ग्रेटर देन n है, n यहाँ पे ये जो n था वो भी ग्रेटर देन n था। ठीक है, तो ये एफ एक्स आया। अब जो हमें डेफिनेशन चाहिए थी वो मिल गई, हो गया प्रूफ, ये खत्म, 5 मार्क्स मिल गए, ईजी ही है, डेफिनेशन से ही सॉल्व किया है।